Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you all in our online session, of course. Hope you all are fine and having good health. We start today's session with the recitation of Holy Quran. In previous session, we all discussed about the distributed generation. Distributed generations are the kind of system of generation which can be renewable or non-renewable producers of electricity. Either they are AC or DC, respectively, conventional, non-conventional, renewable, and non-renewable. Further, in previous session, I was discussed that these are the generating stations which produce electricity, and in common bus bar, they are synchronized with each other in a common bus. Further, they are the circuit further drive 1, 2, 3 form the common bus bar of generators and to drive these kind of other bus bar of circuits. Further, these are the transformers which are drive in this way. Furthermore, these are the three circuits drive by this common bus bar, and further this common bus bar drive two circuits. Suppose this is the 11 kV network step up by 500 kV. Further, step down to the sub transmission network at 220 kV, and further again step down to the 222, 132, and further 11 kV or maybe 66 kV. सो जब जनरेशन हमारी हो रही होती है जनरेटर्स के ज़रिए से, तो एक कॉमन बस बार पे ये सिंक्रोनाइज होती हैं और अपनी एक कॉमन सोर्स जो कि नेशनल ग्रिड को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है। नेशनल ग्रिड को जब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से मिलती है, तो फर्दर हमारे यहाँ पे नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के ड्राइव होते हैं सब सर्किट्स, ठीक है। और फिर फर्दर हम यहाँ पे इलाकों को ड्राइव करते हैं और बहुत सारे शहर यहाँ से ड्राइव हो रहे होते हैं। फर्दर मोर यहाँ से नेटवर्क ऑफ बस बार के ज़रिए जब हम डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे आते हैं तो वो यहाँ से ड्राइव होती हैं। उसके बाद फिर हम एरिया, तालुके और इलाके के लिहाज से डिवाइड करते हैं अपने मुख्तलिफ तरह के सर्किट्स को, जो कि डबल सर्किट और सिंगल सर्किट और बाज़ औक़ात थ्री सर्किट्स में भी रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इवन आप अगर इसको देखें तो ये इट्सेल्फ एक तीन सर्किट ड्राइव कर सकता है, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे सिंगल लाइन ऑफ सर्किट में दिखा रहे हैं। फर्दर मोर एट दी एंड आप देखें तो एक डिस्ट्रीब्यूटेड एंड के ऊपर भी हम यहाँ पे यूज़र को ड्राइव कर ही रहे होते हैं, एक नॉर्मली इलाके के लिहाज से, आबादी के लिहाज से। तो ये एक नेटवर्क ऑफ जनरेशन टू सब डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन को हमने यहाँ पे सपोज किया है। फर्दर इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो वन बाय वन लाइन ऑफ स्टेप में रिप्रेजेंट की गई है। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन नेटवर्क जो कि ये वाली है, दैट वुड बी 500 kV। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन नेटवर्क दैट वुड बी 22 kV, और you can say that would be 132 kV. Medium voltage distribution network or transmission line can be represented as 132, further 66 and 11 kV, and low voltage distribution end of network would be derived as 400 volt, not kV. Further, if we want to connect a distributed generation, which I already told you guys that distributed generation असल में हमारी वो generations होती हैं जो छोटे लेवल के ऊपर हम एंटिटी वाइज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जो रिन्यूएबल भी हो सकती हैं, नॉन रिन्यूएबल भी हो सकती हैं, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल हो सकती हैं, एसी और डीसी भी हो सकती हैं। इन सबको हम अगर समराइज करें तो एसी सोर्स और डीसी सोर्स जो कि एक छोटे पैमाने पे हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं एज अ आईपीपी, तो हम उन डिफरेंट तरह के डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन नेटवर्क्स को, जैसे बहुत सारे विंड टर्बाइन का एक नेटवर्क बना लें, ये हो गया, ये सोलर सिस्टम का हो गया, ये टाइडल का हो गया, ठीक है। इन सबको इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हम मीडियम साइज ऑफ लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑफ नेटवर्क के ऊपर लाकर कंबाइन कर सकते हैं और सिंक्रोनाइज करवा सकते हैं, जो कि इस लार्ज नेटवर्क को ड्राइव कर सकता है। फर्दर मोर अगर आप यहाँ पे देखें तो ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन के एंड है, जो कि मुख्तलिफ तरह के जनरेशन जो कि रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, सोलर हो सकते हैं, विंड हो सकते हैं, अगर हम उसको जनरेट कर रहे हैं बड़े पैमाने पे, तो उसको मीडियम वोल्टेज एंड के डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी लाकर कंबाइन कर सकते हैं अपने इस पावर सिस्टम के अंदर।
और अगर हम हाई वोल्टेज के एंड पे अपने डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन जो कि इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसको इसके ऊपर लाके भी कंबाइन और कनेक्ट कर सकते हैं, और इससे इस नेटवर्क को हम सिंक्रोनाइज करके इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं और अपने नेशनल ग्रिड को एज अ IPP फीड कर सकते हैं. अब up till now, if you have any kind of question or query regarding in this slide, please feel free to discuss. I answered the kind of question and resolve your queries if you have. Otherwise, I continue the session with the next slide, that is distributed generation. और वो होती क्या है? Distributed generation may be connected at a number of voltage levels from 132 to 230 वोल्ट के ऊपर ये प्रोड्यूस हम कर सकते हैं. ये AC भी हो सकते हैं और DC भी हो सकते हैं. मुख्तलिफ तरह के जनरेटिंग यूनिट्स जो कि सोलर हो सकते हैं, विंड हो सकते हैं, टाइडल हो सकते हैं, और आपके मुख्तलिफ तरह के कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल भी हो सकते हैं, रिन्यूएबल भी हो सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल हो सकते हैं. टू 150 kV, यानी जो जनरेशन आप कर रहे हैं 120 से लेके 150 किलो वोल्ट तक की जनरेशन मुख्तलिफ तरह के वोल्टेज लेवल पे आप कर सकते हैं, और इनको एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन यूनिट कहा जाता है. ओनली वेरी स्मॉल जनरेटर्स may be connected to the lowest voltage networks, but large installations of some hundreds of megawatts, बाज़ वक़्त इतने बड़े पैमाने पे भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है, megawatts, are connected to the busbars of high voltage distribution systems. Further, the distributed generation reduces the amount of energy lost in the transmitting electricity. तो ये याद रखें कि ट्रांसमिटिंग एंड पे जो AC इलेक्ट्रिसिटी अब कन्वेंशनल में एक लेवल से प्रोड्यूस करके बिल्कुल नेशनल ग्रिड में कनेक्ट करते हैं और उसे ट्रांसमिट करवाते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग के अंदर, तो उससे लॉसेस भी बढ़ते हैं. लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन प्रोड्यूस करके इलेक्ट्रिसिटी आप जब नेटवर्क में शामिल करके इलेक्ट्रिसिटी को नेशनल ग्रिड में यूटिलाइज करवा पाते हैं, रन करवा पाते हैं, फ्लो करवा पाते हैं, तो इससे आपके नेटवर्क में लॉसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं. ठीक है. इलेक्ट्रिसिटी इज ग्रेटर जनरेटेड वेरी नियर, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आपकी करीब बन रही होती है और वो फीड हो रही होती है, यूटिलाइज हो रही होती है, तो लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर ट्रैवल करवाने के नतीजे में जो लॉसेज होते हैं वो काफ़ी हद तक आपके कम और ख़त्म हो जाते हैं. वेयर इट इज़ यूज्ड, जहाँ प्रोड्यूस हो रही है वहाँ वो अक्सर यूज़ भी हो जाती है. ठीक है. परहैप्स इवन इन द सेम बिल्डिंग, दिस ऑल्सो रिड्यूस द साइज, और इससे आपका साइज भी रिड्यूस होता है. कन्वेंशनल लेवल के ऊपर एक बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिसिटी आपको नहीं पैदा करनी पड़ेगी. द नंबर ऑफ पावर लाइन्स दैट मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड, और इसके लिए बहुत सारी पावर लाइन भी आपको कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी. ग्रीन हाउस गैसेस का और क्लाइमेटिक कंडीशंस का काफ़ी हद तक इसमें इफेक्ट आप इम्प्रूव कर सकें, ग्रीन हाउस इफेक्ट को रिड्यूस कर सकें, क्लाइमेट कंडीशंस को इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि कन्वेंशनल लेवल के ऊपर जो थर्मल पावर प्लांट के जरिए इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है आपकी, मैं पावर जनरेशन सिस्टम्स के हवाले से अगर बात करूँ, तो इलेक्ट्रिसिटी जो आप जनरेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के नतीजे में अगर आप थर्मल से प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये कन्वेंशनल फ्यूल आपके कोयला हो गया, फर्नेस ऑयल हो गया, और आपकी मीथेन गैस हो गई जो आपकी नेचुरल गैस होती है, इन रिसोर्स को जलाते हैं जब आप, तो इसका कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा होता है और इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, और इसके नतीजे में ख़ास तौर पे क्लाइमेटिक कंडीशन आपकी तब्दील हो रही है. तो आपको पता है कि हर साल ग्लोबल जो टेम्परेचर है वो हमारा ड्यू टू थर्मल पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के नतीजे में 1 डिग्री राइज हो रहा है, और इसका जो इम्पैक्ट है वो आपका ग्लोबली बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रेज हो रहा है, जिसके नतीजे में आपकी ओजोन लेयर वीक हो रही है, अल्ट्रा वायलेट रेज उसमें से छन के निकल रही हैं, और आपको बहुत सारी स्किन डिजीज़, स्किन कैंसर और बहुत सारी एक्सेट्रा किस्म की जो बीमारियाँ हैं स्किन से रिलेटेड हैं, अल्ट्रा वायलेट लेवल की हैं, और जो ओजोन लेयर प्रिवेंट करके रखती हैं बहुत सारी आपकी इनऑर्मेटिव गैसेस को, रेस को, जो कि सन से डायरेक्ट आ रही होती है, वो सब डैमेज हो रही है ड्यू टू योर थर्मल पावर प्लांट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जिससे आप अपना बहुत ज़्यादा पोल्यूशन एयर में डाल रहे हैं. उस पोल्यूशन के नतीजे में आपकी जो ओजोन लेयर है, O3 जिसे कहते हैं, वो डैमेज हो रही है, और उसके नतीजे में क्लाइमेटिक कंडीशन आपकी तब्दील हो रही है, और बहुत सारी स्किन बीमारियाँ, बहुत सारी जो स्किन डिजीज़ है वो प्रोड्यूस होती हैं. तो ये एक अच्छा सोल्यूशन नहीं है. तो इसके नतीजे में अगर हम अपने थर्मल पावर प्लांट की इलेक्ट्रिसिटी को कम और रिन्यूएबल को ज़्यादा करें, तो उससे आपका कार्बन एमिशन कम होगा, और जब कार्बन एमिशन कम होगा तो पोल्यूशन भी कम होगा, ओजोन लेयर वीक नहीं होगी, सन की अल्ट्रा वायलेट रेज जो कि ओजोन लेयर प्रिवेंट रखती है वो ज़मीन पर नहीं आएगी, लोगों को बहुत सारी स्किन डिजीज़ बीमारियाँ नहीं होंगी, और इससे लोगों को फ़ायदा होगा. तो थर्मल पावर प्लांट एक अच्छा सोल्यूशन नहीं है
आया कि थर्मल पावर प्लांट से कंसिस्टेंट लेवल के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है और कमर्शियल लेवल पे आप आराम से इंडस्ट्रियल, कमर्शियल लेवल, रेजिडेंशियल लेवल पे सेल करते हैं आप, और एक कंसिस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी होती है। जबकि रिन्यूएबल पे हम इतनी कंसिस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी अब तक तकरीबन कह सकते हैं आप हासिल नहीं कर सके हैं, लेकिन छोटे छोटे यूनिट्स आपका ये टारगेट पैदा और पूरा कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी किसी के जहन में हो अगर आज के सेशन के हवाले से हम डिस्कस कर रहे हैं, प्लीज़ फील फ्री टू डिस्कस, आई विल आंसर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस, अदरवाइज एक कंटिन्यू सेशन। फर्दर हमने यहाँ पे देखा कि कंबाइन हीट पावर प्लांट जो आपके होते हैं, कंबाइन हीट पावर प्लांट वो होते हैं जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के रिसोर्स को जला के जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती हैं, उनके अंदर उससे थर्मल पावर प्लांट के इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है सोर्स, और वो आप प्रोवाइड करते हैं सिस्टम को। एरो भी देख सकते हैं आप सिस्टम में आ रही है। इसके साथ ही साथ आपकी सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो ये जो वाइट वाले एरो हैं, इससे सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी या पावर आ रही है। देखें ये जो विंड टर्बाइन है इससे पावर आ रही है, ये एक यूटिलिटी है इससे पावर आ रही है, एक दूसरा यूनिट ऑफ यूटिलिटी इससे पावर नेटवर्क में आ रही है। पूरा एक नेटवर्क है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। इसको आप नेशनल ग्रिड भी कह सकते हैं एक तरह से। अच्छा, इस तरह फोटोवोल्टिक का नेटवर्क आपका लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रिसिटी डीसी में पैदा कर रहा है, और एक कन्वर्टर लगा हुआ है जो कि डीसी टू एसी कन्वर्ट कर रहा है इन्वर्टर, और इलेक्ट्रिसिटी आपको प्रोवाइड यहाँ से हो रही है नेटवर्क के अंदर। फर्दर मोर यहाँ से मुख्तलिफ जो ब्लैक एरो आपको नज़र आ रहे हैं उससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी ड्राइव हो रही है जो कि लोड को जा रही है। तो ब्लैक एरो चार ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी आपकी लोड की तरफ यूटिलाइज हो रही है और जा रही है, और वाइट एरो ये बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो कि मुख्तलिफ तरह की रिसोर्सेज और सोर्सेज से आपको हासिल हो रही है वो किस तरह से इसमें यूटिलाइज हो रही है और इन हो रही है। वाइट एरो पावर इन होने के लिए और ब्लैक एरो इससे पावर जाने के लिए है। ठीक है, स्लाइड को देखें, कोई सवाल इसमें तो पूछें। ओके जी, फर्दर मोर अगर कोई सवाल नहीं है तो हम यहाँ से आगे चलते हैं फर्दर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। स्मार्ट ग्रिड के ऊपर बात करते हैं। यहाँ से स्मार्ट ग्रिड एक यूनिक किस्म का नेटवर्क और एक बेहतरीन तरह सर ये की पी और क्यू पॉइंट जो है किस चीज को शो कर रहे हैं सर? मैं एक्सक्यूज मी बताना सर। भूल गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूछने के लिए, ये चीज़ मैं बताना भूल गया। कोई और भी पूछ लिया करे भाई, ये बहुत अहम चीज़ है जो पूछनी चाहिए आप लोगों को। कोई पूछ ही नहीं रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। पी जो है आपकी रियल पावर है और क्यू जो है वो आपकी रिएक्टिव पावर है। ठीक है। अच्छा, जो पी रियल पावर है, देखें यूटिलिटी से रियल पावर और रिएक्टिव पावर आपके लॉसेज होते हैं, और पी जो है रियल पावर है वो सिस्टम के अंदर इन हो रही है। ठीक है, इन हो रही है, इन हो रही है, और यहाँ से भी रिएक्टिव पावर इन हो रही है। अच्छा, जो विंड टर्बाइन से विंड आपकी आती है वो नेगेटिव में आ रही होती है। ठीक है, ये उसका एक लॉस है। विंड पावर जो आपकी आ रही होती है उसमें रिएक्टिव पावर नेगेटिव में आ रही होती है। अच्छा, कंबाइंड हीट पावर प्लांट के जरिए इलेक्ट्रिसिटी जो पैदा होती है उसकी रियल पावर तो पॉजिटिव होती है, लेकिन उसकी जो रिएक्टिव पावर है वो प्लस और माइनस हो सकती है। रिएक्टिव पावर जैसे मैंने बताया एक लॉस होता है, तो उससे सिस्टम के जो रिएक्टिव कंपोनेंट है वो उसके अंदर आ जाता है और उससे लॉसेस बढ़ जाते हैं, और वो अच्छा नहीं समझा जाता है। इसीलिए इस कंटेंट को ख़त्म करना ज़रूरी है, क्योंकि इसका ओवरऑल इम्पैक्ट रियल पावर के ऊपर भी आता है। इससे लॉसेस बढ़ते हैं और इसकी ओवरऑल पावर भी सिस्टम की बढ़ जाती है, और जो आपका यूजेज ऑफ करंट है वो भी बढ़ जाता है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ लॉसेस। ठीक है। फर्दर अगर आप फोटोवोल्टिक की बात करें, सिस्टम की पावर जो यहाँ पे इन हो रही है, इसमें जो रियल पावर है वो तो पॉजिटिव है, लेकिन क्यू जो है इसकी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो इस तरीके से पी और क्यू की हवाले से मैंने गाइड किया। कोई और चीज़ जो मैं भूल गया हूँ और आप लोगों को पूछना है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, मैं इसमें गाइड कर दूँगा आप लोगों को। लेकिन फर्दर और मज़ीद कोई चीज़ नहीं है, फिर भी कोई सवाल किसी के जहन में हो तो आप पूछ सकते हैं बिल्कुल, रिलेटेड रिगार्डिंग टुडेज दिस स्लाइड सेशन। Moving towards the smart grid के ऊपर हम आते हैं। Smart grid has become a common to describe the future power network that will make extensive uses of modern information and communication technologies to support a flexible, secure and cost effective decarbonized electrical power system। तो ये स्मार्ट ग्रिड का फीचर और डेफिनेशन भी है। स्मार्ट और ग्रिड से जाहिर सी बात है
ऐसा ग्रिड जो कि स्मार्ट तरीके से बिहेव कर रहा होता है। स्मार्ट ग्रिड के अंदर स्मार्ट ग्रिड की जो टर्मिनोलॉजी है उससे पहले हमें समझने की जरूरत है कि माइक्रो ग्रिड क्या होता है, जो कि मैं ऑलरेडी पिछले स्लाइड में अपने एक्सप्लेन कर चुका था आप लोगों को। माइक्रो ग्रिड एक ऐसे नेटवर्क को हम कहते हैं जिसके अंदर छोटे छोटे इंडिविजुअल यूनिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के जरिए जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे घरों में जो आपकी विंड टर्बाइन से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है और कायदन सौर पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिट्स हैं, इनसे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। और इस तरह के अगर बहुत सारे छोटे 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 नेटवर्क्स हों तो उनको आपस में कंबाइन करके नेटवर्क बनाने की इस टर्मिनोलॉजी को हम माइक्रो ग्रिड कहते हैं। माइक्रो ग्रिड के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे इंडिविजुअल यूनिट्स कंबाइन होते हैं, एक नेटवर्क बनता है नेट, और उनको आप नेशनल ग्रिड के जरिए भी कनेक्ट कर सकते हैं उसमें, या फिर स्मार्ट ग्रिड से डायरेक्टली भी उसे कनेक्ट कर सकते हैं। कोई छोटा यूनिट डायरेक्टली उठ के अगर बहुत सारे आपके यूनिट तो सबको एक साथ बना मिलाकर आप जो है ना, मतलब नेशनल ग्रिड को नहीं दे सकते। आपको लाजमी उनका एक नेटवर्क बनाना होगा और एक कॉमन बस में उन्हें कंबाइन करना होगा, एंड देन आपको एक नेटवर्क जो कि माइक्रो ग्रिड का है वो स्मार्ट ग्रिड से लिंक करना होगा, एंड देन स्मार्ट ग्रिड आपका नेटवर्क ऑफ टर्मिनोलॉजी मेक करेगा। मॉड्यूल्स आते हैं इसके बिटवीन योर माइक्रो ग्रिड एंड यूटिलिटी। ठीक है, ये मैं उस नेटवर्क की बात कर रहा हूँ जो कि 220 kV के नेटवर्क के अंदर आपको अपनी एज अ IPP जो आपने जनरेट करी है उसको आप यूटिलिटी से सिंक करवा कर सेल आउट कर सकें। ये मैं उस टर्मिनोलॉजी की बात कर रहा हूँ। स्मार्ट ग्रिड एक बहुत बड़ा स्कोप है। स्मार्ट ग्रिड के अंदर हम बहुत सारे जो सिस्टम होते हैं उनको एडअप करते हैं। स्मार्ट ग्रिड के अंदर फिर आपके जो IP का कॉन्सेप्ट होता है, जो इंटरनेट प्रोटोकॉल आपके होते हैं, 5G हो गया, 4G हो गया, डिवाइसेस के ज़रिए वो इंटीग्रेट किए जाते हैं आपस में, और आपके स्मार्ट सोल्यूशन जिसमें होते हैं, इसमें आप अपनी टाइमिंग भी दे सकते हैं कि कब किस वक्त किस इलाके में लोड शेडिंग होनी है, कब उसको इंटरप्ट करना है। पर्टिकुलरली इसमें हर एक टर्मिनोलॉजी ये भी डिफाइन किया सकती है कि कौन यूज़र है जिसको एज अ IPP अपने इलाके में इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहा है और उसको सेल आउट कर रहा है, उसने कितने टाइम में करी है, कितनी करी है, और उसको यूटिलिटी की तरफ से क्या फ़ायदे हैं जो कि हम दे सकते हैं। और हर किस्म की जो मैनेजमेंट है, मॉनिटरिंग है, वो स्मार्ट ग्रिड से की सकती है इंडिविजुअल यूनिट के ऊपर, आइदर दे आर द रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल टैरिफ ऑफ द यूज़र। तो इसका पूरा रिकॉर्ड। अच्छा जी, ये तो बात हो गई, मैं टैरिफ के एंड पे बात कर रहा हूँ। इसी के साथ साथ जो आप एक बैलेंस लेवल की क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जिसे आप कहते हैं, वो आप अपने यूज़र को, चाहे वो आपका इंडस्ट्रियल टैरिफ ऑफ द यूज़र हो या आपका कमर्शियल लेवल का टैरिफ ऑफ द यूज़र हो या फिर रेजिडेंशियल लेवल का हो, आप इन सबको बैलेंस वे में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें। कहाँ पे रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, कहाँ पे लोड शेडिंग की प्रायोरिटी आप कर सकते हैं। रात के औकात के अंदर आप रेजिडेंशियल लेवल के ऊपर उन्हें तंग नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे लोग रात को सोते हैं, तो फिर उनकी इलेक्ट्रिसिटी इंटरप्ट आप नहीं कर सकते। तो इसमें टाइमिंग डिसाइड करना और बिल कंजम्पशन किसका ज़्यादा आ रहा है, किसकी डिमांड ज़्यादा है, किसके लॉसेस ज़्यादा हैं, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। और इसमें कॉस्टिंग भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं और बेहिसाब चीज़ें जिसके ऊपर इट्सल्फ एक कोर्स मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ाया जाता है स्मार्ट ग्रिड के ऊपर। तो फिलहाल मैं पूरे कोर्स को एक छोटे से लेक्चर में डिफाइन बिल्कुल नहीं कर सकूँगा, लेकिन मैं अपने एंड से जितने इसके हवाले से फीचर, इवन ये हमारी कोर्स आउटलाइन में भी नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि अपने एंड से मैं आप लोगों को इसके हवाले से ज़रूर बताऊँ, क्योंकि ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जो आहिस्ता आहिस्ता यूटिलिटी ऑफ दी कंपनीज हासिल करती जा रही हैं, और स्मार्ट ग्रिड के हवाले से हमारे इंजीनियर्स को अवेयर होना ज़रूरी भी है। स्मार्ट ग्रिड आर इंटेलिजेंटली कंट्रोल एक्टिव नेटवर्क दैट फैसिलिटेट द इंटीग्रेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन। तो ये एक इंटीग्रेशन पैदा करता है नेटवर्क की, या इंटीग्रेशन बनाता है बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क जनरेशन की इनटू द पावर सिस्टम, जो कि पावर सिस्टम के बहुत सारे हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन अलग अलग लेवल, अलग अलग लोकेशन के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी आपके पैदा कर रहे हैं एज एन IPP, और आपके नेटवर्क को सप्लाई कर रहे हैं। तो इनके नेटवर्क को पूरा का पूरा एक इटसेल्फ सर्वर बनाना, मॉनिटरिंग करना और इनकी मेजरमेंट करना, और नेशनल ग्रिड को इसके फ़ायदे नुकसान, लॉसेस, कॉस्ट और लोड फ्लो एनालिसिस, पावर फ्लो एनालिसिस जिसे कहते हैं, वो पूरी स्टडी करना, ये स्मार्ट ग्रिड के ज़रिए हमारे लिए काफ़ी हद तक आसान हो जाती है। ठीक है, ग्राफ मेकिंग और उसके टाइमलाइन, लॉसेस कितने परसेंट हो गए हैं, कितने परसेंट रह गए हैं, इस DG का क्या फ़ायदा हुआ और इस DG का क्या फ़ायदा नहीं हुआ,
वो सब चीज़ें भी यहाँ पर मॉनिटरिंग के लेवल पे देखी जाती हैं, की जाती हैं, क्योंकि कन्वेंशनल लेवल के ऊपर ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी आपने कर दी और आपको पता ही नहीं है कुछ। ये नेटवर्क रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। An important aspect of the smart grid concept is demand side participation, कि आपकी डिमांड साइड कितनी है, उसमें कितनी पार्टिसिपेशन हो रही है एज एन आईपीपी के लेवल पे। डिमांड साइड पार्टिसिपेशन इज एन important potential means of increased flexibility and controllability in the power system, कि आप डिमांड की जो आपकी इंक्रीजिंग हो रही है उनमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी आप रख सकते हैं और उसे कितने लेवल पे कंट्रोल कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने इसकी प्रायोरिटी के लिहाज से आपको गाइड किया कि कहाँ पे लोड शेडिंग ज़रूरी है और कहाँ पे लोड शेडिंग ज़रूरी नहीं है। अच्छा, बहुत सारे कमर्शियल सेक्टर के अंदर आप रात को लाइट बंद कर सकते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे हॉस्पिटल है तो आप नहीं बंद कर सकते, ठीक है। जैसे 10 मुहर्रम की मजलिसें होती हैं, लाइट नहीं जाती शाम में। इसी तरीके से जब तराबियाँ होती हैं रमज़ानों के लिए, वहाँ लाइट नहीं जाती है। ईद के टाइम अगर आप ले लें, वहाँ लाइट नहीं जाती, और वो तो कहीं भी नहीं जाती है अमूमन। इसी तरीके से जो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, रिलीजियस इवेंट्स होते हैं, उनमें लाइट की अवेलेबिलिटी मेंटेन करना ज़रूरी होती है। ख़ासतौर पे आपकी डिमांड को फुलफिल रखना ज़रूरी होती है। और इस तरह की बहुत सारी XYZ किस्म के एस्पेक्ट हैं जिनको मॉनिटरिंग की जाती हैं, उनको प्रायोरिटी बेस के ऊपर उनकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और ऑपरेशन उनका देखा जाता है। लेकिन इसमें स्मार्ट ग्रिड अपना बहुत अहम रोल प्ले करता है। मैंने जितनी भी चीज़ें बताई, विदाउट स्मार्ट ग्रिड इनका कॉन्सेप्ट नल एंड वाइड है। द रोल ऑफ स्मार्ट मीटरिंग, अच्छा ये बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हम इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर कर चुके हैं। एंड हाउ द कस्टमर्स विल विश टू कंट्रोल देयर लोड्स, और कस्टमर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अपने लोड्स को। उनकी अमूमन हम हर किसी के जहन में ही होता है कि मैं घर में ऑफिस में बैठा हूँ और जो है ना, मिसाल के तौर पे इसको इस तरह लें कि किसी के घर में मासी लगी हुई है ना, और आप यूनिवर्सिटी आए हैं पढ़ने के लिए, और आपको पता है कि दिन में अब्बू भी नहीं होते, अम्मी को ज़रूरत है नहीं इतनी, लेकिन एसी घर का क्यों चल रहा है? क्योंकि आजकल मासियों के भी बड़े नखरे हैं, वही मतलब काम करने वाली जो आती है, जिस घर में एसी ना हो वहाँ वो हाथ नहीं डालती हैं, ऐसे उस हिसाब से होता है। और कंफर्ट लेवल मासियों को भी आजकल चाहिए ना, काम करने वालियों को, जितने काम करने वाले होते हैं घर में, तो उसके मुताबिक अब आप देखें मिसाल के तौर पे आप बैठे हो, आपने देखा एसी चल रहा है जबकि घर में बहुत सारे लोग भी नहीं है, तो आपने मिसाल के तौर पे अगर आपका एक स्मार्ट सिस्टम बना हुआ है घर का, जिसको आप आईपी के ज़रिए से या फिर अपने वाईफाई मॉड्यूल के ज़रिए आप कंट्रोल कर रहे हो, तो ऐप बनी होती है उसकी, आपने आर्डिनो भी देखी होगी, तो उसके ज़रिए आप अपने पर्टिकुलर लोड्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं रिले की मदद से। वो फिर आपका एक कंट्रोलर आता है 4 रिले, 2 रिले, 6 रिले का, उसके ज़रिए कंट्रोल करते हुए आप एक पर्टिकुलर लोड को ऑन ऑफ कर सकते हैं और अपने लोड पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं कंट्रोल देयर लोड्स के ऊपर ही पूरी एप्लीकेशन ओरिएंटेड बेस बता रहा था। इसमें मासी भी आ गई, फिर एसी भी आ गया, फिर जादू भी आ गया। फर्दर स्मार्ट मीटरिंग जो होती है, इसके ऊपर मैंने लास्ट टाइम पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया। तो स्मार्ट मीटरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि एज एन आईपीपी जब आप इलेक्ट्रिसिटी आप पैदा करते हैं तो उसको यूटिलिटी को सेल कर सकते हैं अपनी यूटिलाइजेशन के साथ साथ। तो इसका रिकॉर्ड और इसकी जो कंपैटिबिलिटी है, मॉनिटरिंग है, वो सब भी स्मार्ट ग्रिड के ज़रिए से आप कंट्रोल और मॉनिटर कर सकते हैं। कोई सवाल किसी का हो तो बीच में मुझे इंटरप्ट करके पूछ लीजिएगा, मैं आगे चल रहा हूँ मैं। एंड टेक पार्ट इन द ऑपरेशन ऑफ पावर सिस्टम इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि इनकी भी ऑपरेशन है, बहुत ये चीज़ें देखी जाती हैं। अच्छा, बहुत सारे इस तरह के हमारे भी सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं और जो एमरजेंसी कंसर्न्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, इदारे हैं, ऐसे लोड्स हैं जिनको आप अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई देते हैं जहाँ की इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी बंद नहीं हो सकती है। जैसे वज़ीर आज़म हाउस हो गया, पार्लियामेंट लॉजेस हो गया, इसी तरीके से जो हॉस्पिटल्स हो गए, और वो इदारे जहाँ पे रात के वक्त भी काम होता है, 24 घंटे काम हो रहा होता है, वहाँ पे भी अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई आपको देनी ज़रूरी है। स्मार्ट ग्रिड को फर्दर अगर कंटिन्यू करें, स्मार्ट ग्रिड इज एन इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क दैट कैन इंटेलिजेंटली इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? समअप करना, ठीक है। बहुत सारे इंडिविजुअल यूनिट हैं, उनको लाके एक ही नेटवर्क में कॉमन नेटवर्क, कॉमन सर्वर उनका बना देना, ये चीज़ कहलाती है इंटीग्रेशन। और इंटेलिजेंटली, इंस्टेड ऑफ वर्ड वी कैन यूज इंटेलिजेंट, इंस्टेड ऑफ दैट वुड बी स्मार्ट। स्मार्ट इंटीग्रेट। सो स्मार्ट इंटीग्रेट का मतलब ये होता है कि आप स्मार्ट ग्रिड के जरिए से उन सबको सम अप ऑफ दी सिंगल नेटवर्क के जरिए मॉनिटर और कंट्रोल कर रहे हैं। इसकी मैं अगर इमेज दिखाना चाहूँ तो ये चीज़ हो सकती है, देख रहे हैं। इन सब की मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग आप स्मार्ट ग्रिड के जरिए इस तरह कर सकते हैं। दिस इज द थिंग विच आई टेल यू गाइस। ये अगली स्लाइड में आएगी, लेकिन ऑब्वियसली पूरी इसकी पहले इंटेलिजेंटली इंटीग्रेट द एक्शंस ऑफ ऑल यूजर्स connected to it
जितने भी यूजर्स हैं वो आपके इसमें इंटीग्रेट हो जाते हैं। आइदर दे आर कन्वेंशनल प्रोड्यूसर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड आईपीपी प्रोड्यूसर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जनरेटर्स हो गए, उनमें कंज्यूमर्स हो गए जो अपनी इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे होंगे, एंड दोज दैट डू बोथ, जो कि खुद एज अ कंज्यूमर भी हैं, जो लोड यूटिलाइज भी कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी पैदा भी कर रहे हैं, ठीक है। In order to efficiently deliver sustainable, economic, and secure electricity, and one more thing, uninterruptible electricity can be provided by the network that we called a smart grid. A smart grid employs innovative products and services together with intelligent monitoring control. अच्छा, इंटेलिजेंट मॉनिटरिंग कैसे होगी इसमें जी? जैसे मैंने आपको एक इसमें स्मार्ट तरीके से बताया कि आप ऐप के जरिए चीज़ें देख सकते हैं, इसी तरीके से यूटिलिटी के लेवल के ऊपर यूटिलिटी के जो मैनेजर्स होंगे, जो एसोसिएट लेवल पे मैनेजर्स होते हैं, वो ये देख सकते हैं कि इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, जैसे आशिक साहब अपने घर में अगर सोलर पैनल लगाकर इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं, तो यूटिलिटी को कितनी इलेक्ट्रिसिटी सेल आउट कर रहे हैं इस वक्त रात के पहर में, तो ऑब्वियसली इसमें नहीं दे रहे होंगे। दिन के वक्त अगर इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं आशिक साहब, मिसाल के तौर पर सोलर पैनल के सिस्टम में लगाया हुआ है, तो एज अ के इलेक्ट्रिक को कितनी इलेक्ट्रिसिटी सेल कर रही है, पूरा नेटवर्क ऑफ करंट कितना है, वोल्टेज कितना है, लॉसेस कितना है, पीवी वोल्टेज कितने हैं, ये सब चीज़ें मॉनिटरिंग आप कर सकते हैं स्मार्ट ग्रिड के जरिए से। फर्दर आपका प्रीवियस रिकॉर्ड सारा उसमें आ सकता है, पूरी के पूरे लॉग उसमें बन रहे होते हैं, लॉग मतलब हिस्ट्री पूरी बन रही होती है, तो वो चीज़ भी आप इसमें देख सकते हैं। फर्दर स्मार्ट ग्रिड अच्छा इनोवेटिव। सर, ये जी स्काडा जो होता है हमारा, ये भी जी तो जी इंटेलिजेंट मॉनिटरिंग में आएगा ना सर? जी 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 स्काडा स्टार्टअप। कंट्रोल जो है सर। जी जी जनाब, बिल्कुल सुपरवाइजरी कंट्रोल सिस्टम जो उसमें होते हैं, तो उसके ज़रिए से भी यही मॉनिटरिंग हो रही होती है। लेकिन स्काडा का जो सिस्टम है वो इंडिविजुअल जैसे नेशनल ग्रिड के लेवल के ऊपर लगता है, और वो सारे जैसे मिसाल के तौर पे हप्को पावर प्लांट का जो है, हप्को पावर प्लांट का जो सिस्टम है, या जो थर के अंदर जो एंग्रो का पूरा नेटवर्क लगा हुआ है, वहाँ पे 5 आईपीपी ऑफ द प्रोड्यूसर्स हैं, वो जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करके नेशनल ग्रिड को प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ पे स्काडा के जरिए मॉनिटरिंग होती है हप्को के अंदर। और जो नेशनल ग्रिड के बहुत सारे नेटवर्क्स हैं, वो सब स्काडा के जरिए से मॉनिटरिंग उसकी हो रही होती है, कंट्रोलिंग हो रही होती है, लॉग उसके मेंटेन किए जा रहे होते हैं, लॉसेस को मॉनिटरिंग किया जा रहा होता है, रिएक्टिव पावर, अपैरेंट पावर, रियल पावर, करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, इनके एंगल्स हो गए, इनके लॉसेस हो गए, और इन सब का जो इम्पैक्ट है, इवन विद द लोड फ्लो एनालिसिस, जिसके अंदर आपकी पूरे फेज एंगल सारी चीज़ें आ जाती हैं, वो सब की सब लोड फ्लो एनालिसिस की जो स्टडी है, वो सब स्काडा के अंदर मॉनिटरिंग की जाती है, जो कि पावर फ्लो इंजीनियर्स होते हैं, जो आपके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस उसमें करते हैं, और उसमें प्रेडिक्शंस की जा रही होती हैं कि नेटवर्क इसमें आ गया तो फिर क्या फ़ायदा होगा। एक दूसरी बात यह है कि अगर आपको एक और नेटवर्क इसके अंदर शामिल करना है, अगर आपको एक और नेटवर्क के अंदर शामिल करना है, तो वो भी आप स्काडा के लोड फ्लो एनालिसिस और लॉग की मदद से जो नेटवर्क ऑफ द डेटा आपने हासिल किया होगा, उन सब को एनालाइज करते हुए आप ये पॉसिबिलिटी भी क्रिएट करते हैं कि आया हम, मैं प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, कि आया एक और मज़ीद यूनिट क्या हम अपने नेटवर्क में शामिल कर सकते हैं या नहीं। तो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपने कुछ महीनों पहले एक न्यूज़ सुनी होगी, वफाकी वजीर थे जो पानी और बिजली के, उन्होंने कहा हम के इलेक्ट्रिक को बिजली दे देते हैं, लेकिन संभालने के लिए उनके नेटवर्क में इतनी जान नहीं है। किसी ने सुनी थी ये न्यूज़ होती चली थी? उमर अयूब ने ये स्टेटमेंट दिया था, अगर शायद किसी ने सुना हो। के इलेक्ट्रिक के नेटवर्क में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि अगर कराची की वो तो सिस्टम को ड्राइव कर दें, नेशनल ग्रिड को ले लें, तो ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि के इलेक्ट्रिक का सिस्टम इतना अपग्रेड नहीं हुआ कन्वेंशनल लेवल के ऊपर। अगर हम बात करें उस सिस्टम को अपग्रेड करना, उन तारों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी लेना, उन सिस्टम में, उन ट्रांसफार्मर्स में, उन रिलेज में, उन सब के सिस्टम को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। अगर आपको मजीद नेशनल ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी लेनी है, आपको पावर प्लांट नए लगाने की ज़रूरत है, तो आपके सिस्टम में इतनी एक्सेसिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, कैपेसिटी होनी ज़रूरी है कि आप इतने बड़े नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को नेशनल ग्रिड के ज़रिए से अगर आप ले रहे हैं, वापडा के ज़रिए से ले रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपको 600 या 660 मेगावाट दे रहा है डेली की बेसिस के ऊपर, इससे ऊपर आप चाहते हैं, लेकिन आपके सिस्टम में अगर कैपेसिटी नहीं है, तो वो 1000 मजीद या 1000 टोटल मिला के आपको रोजाना के बेस के ऊपर अगर देने लग जाएँ, तो क्या सिस्टम में कैपेसिटी है या नहीं। अच्छा, ये कौन बताएगा हमें? अगेन स्टार्टअप, जो आपका लोड फ्लो एनालिसिस हो रहा होता है। अच्छा, ये बात कहीं से कहीं चली गई, और मज़ीद सवाल किसी के जहन में हो, हम स्मार्ट ग्रिड को जिक्र कर रहे थे, तो स्मार्ट ग्रिड एज एन इंस्टेंट फॉर्म और सरप्लस लेवल ऑफ स्काडा एंड केल सिस्टम, इसके बड़े लेवल पे आता है स्मार्ट ग्रिड, ठीक है। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं स्मार्ट ग्रिड के सामने।
तो ये सारी फैसिलिटी फीजिबिलिटी जो है वो स्मार्ट ग्रिड में होती हैं। कोई सवाल किसी का है तो पूछ लें जनाब, नहीं तो हम यहाँ से आगे चलते हैं। बेटर फैसिलिटेट दी कनेक्शन, ठीक है, कनेक्शन की फीजिबिलिटी और जो फैसिलिटेट करना वो यहाँ पे बेहतर होता है। एंड ऑपरेशन ऑफ जनरेटर्स ऑफ ऑल साइजेस एंड टेक्नोलॉजी, जितने भी साइज के जनरेशन हैं और जो टेक्नोलॉजी है उन सबको इसके अंदर एम्बेड इंस्टेड ऑफ दैट कनेक्ट किया जा सकता है। allow electricity consumers to play a part in optimizing the operation of the system। अच्छा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूमर को मिल रही है ना, चाहे वो कंज्यूमर आपका रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो या इंडस्ट्रियल लेवल का हो, उसको ऑप्टिमाइज लेवल पे ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम के जरिए से मिलनी चाहिए, ठीक है। तो क्या मतलब है इसका? ये मतलब है कि आपके यूज़र को जब इलेक्ट्रिसिटी आती है तो उसमें लॉसेस कम होने चाहिए, और जब यूज़र आपसे इलेक्ट्रिसिटी ले तो इटसेल्फ उसमें लॉस फ्री होना चाहिए। आप प्रॉपर लेवल की वोल्टेज दे रहे हो, आपकी जो मतलब जो बैलेंस और क्वालिटी ऑफ पावर है वो उससे मिल रही हो उसे। फ्रिक्वेंसी मेंटेन होना ज़रूरी है, वोल्टेज मेंटेन होना ज़रूरी है, और अनइंटरप्टेबल पावर नहीं होना ज़रूरी है। तो ये ऑप्टिमाइज लेवल पे वो चीज़ कवर अप होना ज़रूरी है, जितनी रिक्वायर्ड हो उतनी यूटिलाइज भी हो। प्रोवाइड अ कंज्यूमर्स विद ग्रेटर इंफॉर्मेशन एंड चॉइस ऑफ सप्लाई, significantly reduce the environmental impact of the total electricity supply system and deliver enhanced levels of reliability and security of supply। अच्छा, ये ध्यान में रखें, जो स्मार्ट ग्रिड है ना वो लिंक होता है आईपी के जरिए भी। हर एक सिस्टम जो के नेटवर्क सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है उसकी मॉनिटरिंग जो और वाईफाई कनेक्टिविटी इसमें होती है, और हर एक नेटवर्क की एक आईपी होती है, ठीक। अब उस आईपी के अंदर जो फिर उसके प्रोटोकॉल्स हैं, उसकी हैकिंग है, उसके फायरवॉल्स हैं, ये फिर वो कंट्रोल और नेटवर्क इंजीनियर की हम बात कर रहे हैं, ये चीज़ें भी इसमें देखी जाती हैं भाई। ये इतना आसान नहीं है स्मार्ट ग्रिड के पूरे हॉरिजन को समझ लेना। तो इसमें सिक्योरिटी पर्पस बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, सिस्टम आपका हैंग ना हो जाए। पता चला कि आप अपने मोबाइल के ज़रिए अपने घर के नेटवर्क को तो कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन आपका जो बराबर वाला दोस्त है वो भी ये काम कर रहा है लेट से। अब पता चला कि आप रात को सो रहे हो और आपका जो दोस्त है वो आपका एसी बंद कर दे, घर की लाइट बंद कर दे, तो एक मजाक हो जाएगा मतलब। तो इसीलिए इस किस्म के सिस्टम के अंदर सिक्योरिटी, फायरवॉल और हैकिंग सिस्टम बहुत बेहतर होना ज़रूरी है, जो किसको हर कोई इसके फायरवॉल्स को क्रॉस ना कर दे, और इसकी आईपी जो आपकी है वो सिक्योर लेवल की होनी चाहिए, नेटवर्क आपका हैक ना हो जाए। तो ये चीज़ भी रिलायबिलिटी के लेवल पे आती है। बाकायदा इसके ऊपर पूरी एक वर्कशॉप्स होती हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई के ऊपर, अगर वो स्मार्ट ग्रिड के ज़रिए कंट्रोल हो रही हैं। कोई सवाल यहाँ तक किसी के जहन में हो तो पूछ लीजिए, आगे चलते हैं। अब ज़रा गौर से देखें, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी आपकी प्रोड्यूस हो रही है, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट के जरिए हो, सोलर के जरिए हो, विंड पावर प्लांट के जरिए हो या न्यूक्लियर पावर प्लांट के जरिए, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है वो स्मार्ट ग्रिड के नेटवर्क को मिलती है, ठीक है। एज अगेन जैसे आशीष साहब ने बताया, स्काडा सिस्टम के जरिए से। तो जितने भी आपके ये लूप होल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपको मुख्तलिफ नेटवर्क से हासिल हो रहे होते हैं, उनमें नेशनल ग्रिड के अंदर जो शामिल जैसे होते हैं ना, तो इसी तरीके से हर एक का जो फीडबैक है, लूप है, इनकमिंग है ऑफ द नेटवर्क स्मार्ट ग्रिड के अंदर एज अ रिस्पॉन्स के तौर पर आता है। स्मार्ट ग्रिड एज अ, अब यहाँ पे वो ये देखता है कि इलेक्ट्रिसिटी इतनी सारी रिसोर्सेज से तो मिल रही है। अब भाई कैपेसिटी जो मेरे मुल्क की है वो 35,000 मेगावाट है या 37,000 मेगावाट है, लेकिन जो जनरेशन हो रही है वो 25,000 मेगावाट है। अब 10, ये तो कैपेसिटी से कम पैदा कर रहे हैं। अब आपकी जो डिमांड है मिसाल के तौर पे वो 33,000 मेगावाट है, समर में लेट से वो 33 तक पहुंच जाती है, लेकिन करेंटली जो नॉमिनल डेज में रहती है वो 25 से डिमांड से कम रहती है, वो 27 तक रहती है, 27,000 मेगावाट, लेकिन 25 की कैपेसिटी है। तो 2,000 मेगावाट का जो शॉर्ट फॉल आता है वो फिर डिवाइड किया जाता है मुख्तलिफ तरह के इलाकों में, गोटों में, और वहाँ पे वो लाइटें लंबी लंबी जाती हैं। तो यहाँ पे बात सारी ये है कि स्मार्ट ग्रिड यहाँ पे डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है कि मुख्तलिफ तरह के जो इंडस्ट्रीज़ आपकी चल रही हैं इनका भट्टा नहीं बैठ जाए लेट से। अब ये इंडस्ट्री बंद होने लग गई तो आपकी इकोनॉमी का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे जनरेटर लगा लें सारे के सारे, ये एक पॉसिबल सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। आपको एक अनइंटरप्टेबल सप्लाई प्रोवाइड करनी है, लेकिन बहुत सारे हमारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जो अपने इंडिविजुअल लेवल के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करें। लक्की सीमेंट को आप देख लें, गुल अहमद को देख लें, टपाल को आप देख लें, और ये आपके आईपीपीज भी हैं और अपने सर्विसेज भी दे रहे हैं, चला रहे हैं। हबको हबको
इंडस्ट्रियल लेवल पे इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहा है और वो दे भी रहा है, लेकिन वो इंडस्ट्री जो कि कंज्यूम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को, तो उनको अनइंटरप्टेबल सप्लाई चाहिए। वो अपने इंडिविजुअल लेवल को इलेक्ट्रिसिटी पैदा भी करते हैं, यूटिलाइज भी करते हैं और देते भी हैं। तो इसका रिकॉर्ड और कहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी देना ज़रूरी है, किन इलाकों में देना ज़रूरी है, बहुत सारे हमारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं। जैसे फेडरल बी एरिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर है, साइट का इंडस्ट्रियल सेक्टर है, आपका कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है, औरंगी का इंडस्ट्रियल एरिया है, बल्दिया का है, और बहुत सारे हमारे एफ बी एरिया के हैं, और साइड उसमें एक बड़े लेवल के ऊपर आता है। तो ये हब के लेवल पे भी इंडस्ट्रियल एरिया बहुत बड़ा है, बलूचिस्तान को जो टच करता है। तो ये सारा का सारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इसको इलेक्ट्रिसिटी आपको बड़े पैमाने पे देती है। इलेक्ट्रिसिटी ये खपत में लेते हैं, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, और इसीलिए जब इनकी डिमांड ज़्यादा होती है, बाद इंडस्ट्री यूटिलिटी अपनी सर्विसेज इनकी डिमांड के मुताबिक नहीं दे पाते। तो फिर करते क्या है, ये इंडस्ट्रियल यूनिट में बड़े लेवल की बात कर रहा हूँ, जैसे लगे सीमेंट का एक बहुत बड़ा नेटवर्क ऑफ सप्लाई है जो सीमेंट सप्लाई करता है। तो वो अपने फिर उन्होंने, आपको शायद अगर आपने देखा हो, तो वो उनके जनरेटिंग यूनिट्स हैं बहुत बड़े बड़े, जो अपनी खुद इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं और वो अपने नेटवर्क को चलाते हैं। अच्छा, इसके ज़्यादा सिटीज़ हो गए आपके और ऑफिसेज हो गए जिनको इलेक्ट्रिसिटी स्मार्ट ग्रिड देना है। अब यहाँ पे भी दिन के औकात में आपको देनी है, या 3 शिफ्टों में काम होता है ऑफिस में अमूमन, जो है वो 3 शिफ्टों में नहीं, 2 शिफ्टों में काम होता है। कुछ कॉलिंग सेंटर के हो गए, वहाँ 3 शिफ्टों में होपफुली काम हो जाता होगा। स्मार्ट हाउसेज आपके हो गए, उनको वाईफाई के जरिए कनेक्टिविटी, उनकी मॉनिटरिंग, उसकी जो एज आईपीपी इलेक्ट्रिसिटी सेल परचेज के यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। और खास तौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चार्जिंग सिस्टम को भी स्मार्ट ग्रिड के जरिए पावर सप्लाई देके आप ऑपरेशन लेवल पे डील कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा काम स्मार्ट ग्रिड के जरिए हो सकता है। अब जबकि 5G आ गया, तो वो इसके जरिए एम्बेड होने के बाद कॉन्सेप्ट आया है इंडस्ट्री 4.0 एंड देन इंडस्ट्री 5.0 आने वाला है। इंडस्ट्री ये कॉन्सेप्ट अगर बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तो उसके बारे में सर्च आउट करिएगा। मैं इसके ऊपर नहीं आ सकता हूँ अभी, क्योंकि ये बिल्कुल एक अलग टॉपिक है। बहरहाल फिर भी आइडिया दे रहा हूँ, इंडस्ट्री 4.0 कॉन्सेप्ट एंड इंडस्ट्री 5.0 कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्या होता है, फिर इसमें स्मार्ट एम्बेडेड डिवाइसेस आती हैं, फिर वो स्मार्ट ग्रिड से कोऑर्डिनेट करती हैं और फिर उसमें चल रही होती हैं, जो कि 5G के साथ नेटवर्क का बाहर है। IoT भी इन्वॉल्व होता है इसके अंदर। माइक्रो ग्रिड की अगर हम बात करें, तो स्मार्ट ग्रिड के बाद माइक्रो ग्रिड के ऊपर हम आते हैं। माइक्रो ग्रिड इज अ ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड लोड्स, बहुत सारे इंटरकनेक्टेड आपके लोड्स होते हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज, जो कि आपके डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन भी कहलाते हैं, जिन्हें डीजी भी कहते हैं, विद इन क्लियरली डिफाइंड इलेक्ट्रिकल बाउंड्रीज दैट एक्ट्स एज अ सिंगल कंट्रोलेबल एंटिटी with respect to the grid. A microgrid can connect and disconnect from the grid to enable it to operate in both grid connected और आइसोलेशन मॉडल। अब इसका मतलब ये होता है कि आपका जो माइक्रो ग्रिड है, ये स्मार्ट ग्रिड के साथ कनेक्टिविटी अपनी मेंटेन करता है, और कंट्रोलेबिलिटी, मॉनिटरिंग, छोटे छोटे यूनिट्स को एक नेटवर्क बनाया जाता है माइक्रो ग्रिड के जरिए, और फिर इस तरह के बहुत सारे नेटवर्क मिल के कंबाइन होते हैं स्मार्ट ग्रिड के अंदर। तो ये कॉन्सेप्ट माइक्रो ग्रिड और स्मार्ट ग्रिड के अंदर है। स्मार्ट ग्रिड जो है वो सुपर सेट है, और माइक्रो ग्रिड जो है वो सब सेट है स्मार्ट ग्रिड का। Microgrid resources are divided into two major groups. थर्मल एनर्जी रिसोर्स, जो कि आपकी नेचुरल गैस या बायोगैस आपके जनरेटर्स होते हैं। बायोगैस ये अपनी खाद और उसके जो फर्टिलाइजर लेवल के ऊपर गैस बनाकर जो आप जनरेटर्स चलाते हैं, उसकी बात हो रही है। बायोगैस, बायोमास गैस भी चलाते हैं जनरेटर्स। और माइक्रो कंबाइन हीट एंड पावर प्लांट जो आपके होते हैं, ये माइक्रो कंबाइन हीट पावर प्लांट होते हैं। इसका जिक्र हमने क्या किया था, कंबाइन हीट पावर प्लांट। तो ये माइक्रो लेवल पे बात कर रहा है कि माइक्रो कंबाइन हीट एंड पावर। तो फर्दर द रिन्यूएबल जनरेशन सोर्स, एज एग्जांपल विंड टर्बाइंस एंड सोलर, इसमें ये भी लगते हैं और एम्बेड होते हैं माइक्रो ग्रिड के नेटवर्क के साथ। स्मार्ट ग्रिड मॉनिटर्स द एंटायर पावर सिस्टम्स, स्मार्ट ग्रिड जो है वो मॉनिटर कर रहा होता है इंटायर पावर सिस्टम को। एज एन एग्जांपल द वर्किंग ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स फ्रॉम जनरेशन प्लांट टू कंज्यूमर्स। तो स्मार्ट ग्रिड जो है ये भी अपनी कंपैटिबिलिटी और मॉनिटरिंग कंट्रोल कर रहा होता है कि जो इंटायर पावर सिस्टम है उसकी वर्किंग क्या चल रही है, फ्रॉम द ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के साथ साथ फ्रॉम द जनरेशन प्लांट टू कंज्यूमर्स। माइक्रो ग्रिड इज एम टू गिव पावर सप्लाई फॉर स्मॉल एरियाज। तो माइक्रो ग्रिड छोटे यूनिट ऑफ एरियाज को पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए एज अ नेटवर्क के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इट इज़ लाइक प्रोवाइडिंग पावर
फॉर रिमोट एरियाज। तो वो जो रिमोट एरियाज होते हैं उनको सप्लाई प्रोवाइड करनी होती है बाय दी नेशनल ग्रिड के ज़रिए, और हमारे आईपीपी ऑफ दी स्मॉल यूनिट के ज़रिए उनमें जो नेटवर्क बनाया जाता है वो माइक्रो ग्रिड का होता है। और जो बड़े यूनिट्स सेक्टर्स होते हैं ओवरऑल दी हॉरिजॉन्टल नेशनल ग्रिड लेवल, उनको कंट्रोल किया जाता है माइक्रो स्मार्ट ग्रिड के साथ। अच्छा, स्मार्ट ग्रिड इंटीग्रेट होता है, लिंक होता है माइक्रो ग्रिड के साथ, तो इनकी आपस में कंपैटिबिलिटी और आईपी प्रोटोकॉल कनेक्टिविटीज़ होती हैं जो कि आपस में अपना नेटवर्क क्रिएट करती हैं और इन्फॉर्मेशन शेयर करती हैं, लॉग मेंटेन करती हैं। अगर कोई सवाल किसी के जहन में हो तो पूछ लीजिए। यहाँ हम फर्क डिस्कस कर रहे थे माइक्रो ग्रिड और स्मार्ट ग्रिड के हवाले से कि वो क्या होता है। फर्दर मोर अगर हम बात करें तो ये भी एक स्मार्ट माइक्रो ग्रिड के हवाले से एक नेटवर्क है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी आपके स्मार्ट होम, स्मार्ट बिल्डिंग, स्मार्ट फैक्ट्री को दी जाती है। फर्दर यहाँ पे एक मेन ग्रिड के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी अगर उसको देनी है तो आप स्मार्ट माइक्रो ग्रिड के नेटवर्क को इस तरह कर सकते हैं। माइक्रो ग्रिड कंट्रोल सेंटर एक पूरा होता है जिसको एमसीसी कहते हैं। इंफॉर्मेशन फ्लो, एनर्जी फ्लो ये बताई गई हैं। इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट हो रही है, और जो स्ट्रेट लाइन है वो आपकी एनर्जी फ्लो को रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रही है। ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर है और ये इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइजर है, लेकिन स्मार्टली। अच्छा, फर्दर ये नेटवर्क जो हमने पूरा डिस्कस किया है, यहाँ तक कोई भी डिफ़िकल्टी हो किसी के जहन में तो आप लोग यहाँ से मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर दूँगा आज के सेशन के हवाले से। कोई भी डिफ़िकल्टी अगर आपके जहन में हो तो यहाँ तक ये सेशन हमने फुलफिल किया स्मार्ट ग्रिड, माइक्रो ग्रिड और स्मार्ट माइक्रो ग्रिड के हवाले से। जैसे माइक्रो ग्रिड भी स्मार्ट हो सकते हैं, जैसे स्मार्ट ग्रिड है इस तरह माइक्रो ग्रिड भी स्मार्ट हो सकते हैं। तो उनका नेटवर्क किस तरीके से लिया जाता है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एक डायग्राम है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आपकी आप ले रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं स्मार्ट ग्रिड के लिंक के साथ, नेटवर्क के साथ जो है अपने मुख्तलिफ तरह के लोड्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, और आखिर में सर्किट ब्रेकर और प्रोटेक्शन स्कीम के ज़रिए से मेन ग्रिड को यहाँ से सप्लाई प्रोवाइड भी कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा एक नेटवर्क है जो कि स्मार्ट माइक्रो ग्रिड के जरिए दे, और इसको खास तौर पे आप माइक्रो ग्रिड कंट्रोल सिस्टम के जरिए से कंट्रोलिंग भी कर रहे होते हैं, जो कि मॉनिटरिंग के सिस्टम्स भी होते हैं। आज के सेशन को यहाँ पे हम एंड करते हैं। होपफुली आप सब लोगों को सेशन आज का समझ आया होगा। कोई यहाँ तक डिफिकल्टी किसी के जहन में हो तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं आप लोगों को यहाँ पे गाइड कर दूँगा। आज का सेशन यहाँ पे एंड हो रहा है। इंशाल्लाह हम अगला सेशन